11 मार्च 2025 यानी कि अब से करीब 2 दिन पहले टीवी और सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुई। वो खबर थी लॉरेंस बिश्नोई के जिगर के छल्ले को झारखंड के एटीएस ने एनकाउंटर में मार दिया। वो गैंगस्टर जिसके नाम से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लोग सख्ते में आ जाया करते। कहा जाता है कि मारा गया गैंगस्टर अमन साहू इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो जिस जेल में कैद रहता था, अगर उसे किसी तरह की सुविधा में कोई कमी दिखती तो वो जेलर को भी जान से मारने की धमकी दे दिया करता था। और इतना ही नहीं, एक बार तो उसने एक जेलर के ऊपर हमला भी करवा दिया था। और अभी हाल ही में एक महिला जेलर को भी जान से मारने की धमकी देकर वो रातों रात चर्चा में आया था। लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि वो गैंगस्टर जो लोगों को बंदूक की नोक पर रखता था, आज मरने के बाद किसी लावारिस जानवर की तरह सड़क पर कई घंटों तक पड़ा रहा। अमूमन देखा जाता है कि किसी गैंगस्टर का जब एनकाउंटर होता है तो पुलिस दिखावे के लिए ही सही लेकिन अस्पताल लेकर जाती है। लेकिन गैंगस्टर अमन साहू इतना ज्यादा बदनसीब था कि सुबह 9 बजे से उसका एनकाउंटर जब हुआ, उसके बाद दिन भर उसकी लाश वहीं एनकाउंटर वाली जगह पर पड़ी रही। पुलिस की बंदूक से निकली 38 गोली ने अमन साहू के नाम का डर हमेशा हमेशा के लिए झारखंड से खत्म कर दिया। अमन साहू तो मारा जा चुका है, झारखंड में शांति आ गई है, लेकिन एक सवाल है कि आखिर अमन साहू था कौन? क्यों उसे लॉरेंस बिश्नोई के जिगर का छल्ला कहा जाता था? और कैसे जब वो पढ़ने लिखने में इतना ज्यादा अच्छा था, इंजीनियर बनना चाहता था, तो जुर्म की दुनिया में वो कैसे आया? और उसकी मौत की कहानी जो बताई जा रही है उसमें कितना दम है, बताएंगे आज के इस वीडियो में हम आपको झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल झारखंड में एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को उसके परिवार के लोग इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कोयलांचल में सक्रिय रहे भोला पांडे और सुशील श्रीवास्तव गैंग के गुर्गों के चकाचौंध देखकर वो जुर्म की दुनिया में उतर गया। साल 1995 में पिठौरिया में जन्मे अमन साहू ने मैट्रिक की परीक्षा जब 2010 में पास की तो उसके 78% अंक आए। इसके बाद परिवार वालों ने उसका दाखिला मोहाली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में करवाया। वहां से उसने 62% अंक के साथ डिप्लोमा किया। 2012 में डिप्लोमा के बाद उसकी पहचान प्रतिबंधित संगठन झारखंड जनमुक्ति मोर्चा के तत्कालीन सुप्रीमो कुलेश्वर सिंह से हुई। संगठन के लिए रंगदारी मांगने के केस में पहली बार अमन साहू पर पतरातू थाने में 10 मई 2012 को केस दर्ज हुआ। इसके बाद वो पतरातू इलाके में लगातार रंगदारी के लिए वारदातें करने लगा। साल 2015 में वो पहली बार गिरफ्तार हुआ, जेल गया तो उसकी मुलाकात वहां पर कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा से हुई। इसके बाद उसके साथ मिलकर अमन साहू ने नया गैंग खड़ा कर लिया। अमन साहू ने अपने और गैंग के नाम पर खौफ स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया का खूब सहारा लिया। इस पर हाईटेक हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट करने का शौक अमन साहू को था। रंगदारी मांगने के लिए भी वो अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से धमकी भरे कॉल करवाता। इसके बाद व्हाट्सएप पर भी अपनी तस्वीरें भेजकर कारोबारियों को धमकी दिलवाता। इस दौरान वो अपने गैंग को सुजीत सिन्हा के साथ मिलकर संचालित किया करता था। लेकिन साल 2022 के बाद अमन साहू और सुजीत सिन्हा के बीच में दरार आ गई और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। कहा जाता है कि अमन साहू का शुरुआती जीवन पतरातू में बीता था। अमन 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। अमन की इंटर तक की शिक्षा पतरातू से हुई थी। अमन के दादा हरिदास साव मतवे में खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। बड़ा भाई गोलू इंजीनियर है, जबकि छोटा भाई आकाश टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में है। शुरुआती दिनों में अमन साहू इंटर करने के बाद पतरातू में मोबाइल दुकान खोला, जहां दुकानदारी के दौरान वो सुशील श्रीवास्तव गैंग के संपर्क में आया। उसे ही बड़े सपने देखने वाला अमन साहू कुख्यात गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव गैंग के लिए काम करते करते इलाके में अपना पकड़ बना लिया। इसके बाद अपना गैंग बनाकर काम करने लगा। सुशील श्रीवास्तव और भोला पांडे गैंग के दबिश बढ़ने पर अमन पूरे परिवार के साथ मतवे आ गया। मतवे में अमन साहू के पिता ने किराने की दुकान खोल ली। पतरातू से बुढ़मू आने के बाद अमन साहू मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया। अमन का नाम इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जोड़ा जाने लगा। इसके बावजूद बुढ़मू इलाके में उसका प्रभाव कभी देखा नहीं गया। कभी माओवादी तो कभी टीपीएस के गढ़ वाले बुढ़मू इलाके में अमन का नाम टीपीएस से साठगांठ में कभी कभी जरूर उछला, लेकिन अमन ने बुढ़मू इलाके में किसी से कोई रंगदारी नहीं मांगी। अमन साहू का एनकाउंटर जिस तरह से हुआ है उसको लेकर पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही अमन साहू का रायपुर सेंट्रल जेल का एक तस्वीर वायरल हुआ, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के जेल के डीआईजी SS तिग्गा बुधवार को जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। अमन साहू के वकील ने कहा है कि हमें पहले से ही मालूम था कि अमन साहू का एनकाउंटर हो जाएगा, इसीलिए कोर्ट में हमने आवेदन लगाकर शिफ्टिंग के वक्त वीडियोग्राफी की मांग की थी और हमने कहा था अमन साहू को प्लेन से या फिर ट्रेन के जरिए ले जाया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड की पुलिस से पूछा था कि आप ट्रेन से क्यों नहीं आते हैं, इसीलिए पुलिस ने सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर गोलमोल जवाब दिया था। कोर्ट ने झारखंड पुलिस को कहा था कि सेफ्टी के साथ अमन को ले जाया जाए।
इसके बावजूद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अमन के वकील ने कहा कि एनकाउंटर के बाद अब उसका पूरा परिवार सदमे में है। उसके भाई को भी फर्जी केस में जेल में डाल रखा गया है। वकील ने कहा कि अगर इस मामले में अमन साहू का परिवार न्याय की गुहार लगाएगा तो वो उसके साथ हैं। इस मामले की सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। गैंगस्टर अमन साहू के जेल में फोटोशूट करवाने को लेकर कांग्रेस ने भी जांच की मांग की है। इसके प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि सुधार गृह अपराधियों के लिए आरामगाह बन चुका है। जेल प्रशासन मोटी रकम लेकर अपराधियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है। अपराधियों को अगर सुविधाएं मिलेंगी तो उनके हौसले बढ़ेंगे। सरकार को तत्काल इस पर जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कल सोमवार देर रात 8:11 पर रायपुर जेल से गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड एटीएस की टीम रांची लेकर जा रही थी। जैसे स्कॉर्पियो चैनपुर रामगढ़ रोड के अनहारी ढोणा घाटी पहुंची, अमन साहू के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए स्कॉर्पियो पर बम फेंका। घटना मंगलवार सुबह करीब 9:15 की है। बमबाजी के बाद अमन साहू ने हवलदार राकेश कुमार के हाथ से राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि रांची के बरियातू थाना इलाके के गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास 7 मार्च को कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा की कार पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। विपिन मिश्रा और उसके ड्राइवर को भी गोली लगी। कोयला कारोबारी के बॉडीगार्ड ने जब जवाबी फायरिंग की तो हमलावर भाग गए। जानकारी के मुताबिक ये फायरिंग का काम जेल में बंद अमन साहू के सब निर्देश पर उसके गुर्गे कर रहे थे। इस केस की पूछताछ के लिए ही झारखंड की पुलिस गैंगस्टर अमन साहू को रांची लेकर आ रही थी। गैंगस्टर अमन साहू को जिस गाड़ी से लेकर आया जा रहा था उस गाड़ी में हाई सिक्योरिटी और हथियार से पुलिस की टीम लैस थी। पहले अमन साहू को गाड़ी में बिठाया गया, फिर दोनों तरफ से बंदूक लेकर पुलिस की टीम बैठी। झारखंड पुलिस की एक टीम सामने और एक गाड़ी पीछे चल रही थी। अमन साहू पर 50 से ज्यादा मामले रांची समेत राज्य के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। अमन का गैंग रांची के अलावा रामगढ़, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, लातेहार और बोकारो में रंगदारी मांगने के लिए एक्टिव है। गैंग कोल माइनिंग कंपनियों, कोयला व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टर, बिल्डर, ठेकेदार और कारोबारियों को रंगदारी के लिए टारगेट करता था। अगर इन्हें रंगदारी नहीं मिलती थी तो गैंग के गुर्गे या तो उन कारोबारियों के ऑफिस पर फायरिंग कर धमकी देते या फिर उन्हें गोली मार देते। पिछले 6 महीनों में रंगदारी मांगने और गोली चलाने के आधा दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गैंगस्टर अमन गैंग के खौफ से कई कारोबारियों ने अब घर से निकलना भी बंद कर दिया था। उन्हें डर रहता था कि कहीं कोई उन पर रंगदारी नहीं देने को लेकर फायरिंग न कर दे। गैंगस्टर अमन साहू का नाम अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा था। अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिस तरह से एक बिल्डर के ऑफिस के बाहर फायरिंग की गई थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया था। कहा जाता है कि अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई करता था, बदले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसे हाईटेक हथियार सप्लाई करती थी। फिलहाल गैंगस्टर अमन की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर पुलिस मुख्यालय ने पलामू पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस मुख्यालय प्रारंभिक रिपोर्ट को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी भेजेगी। इसके बाद इस केस में पलामू पुलिस द्वारा दर्ज केस को सीआईडी को सौंपा जाएगा।